चलो देखो, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैस में हमने ह्यूमन बीइंग का मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गेन मतलब वन पेयर ऑफ लंग के बारे में डिटेल में समझा था, प्लस कुछ अदर ऑर्गेनिज्म का रेस्पिरेटरी ऑर्गेन्स के बारे में समझा था, ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म, है ना। यहां से छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, मैंने बोला था जब गैसियस एक्सचेंज होते हैं तो मेन गैस एक्सचेंज पार्ट ऑफ बॉडी, ह्यूमन बीइंग का मेन एक्सचेंज पार्ट ऑफ गैस एक्सचेंज पार्ट मेन कौन सा बोला था मैंने, बोलो, एल्वियोलाई। एल्वियोलाई क्या है, सैक इन लंग। लंग के अंदर ऐसे बहुत सारे सैक है जिसका नाम है एल्वियोलाई। इस एल्वियोलाई के थ्रू गैस जो है उसका एक्सचेंज होते हैं। यहाँ पे जो सरफेस था एक्सचेंज करने के लिए कितना था, अगर पूछा जाते हैं सरफेस और कितना लाइनिंग को क्रॉस करना पड़ता है बाय गैस, कितना लाइनिंग को क्रॉस करना पड़ता है, कितना सरफेस को क्रॉस करना पड़ता है गैस को एक्सचेंज होने के लिए, 3 लेयर को क्रॉस करना पड़ता है ना। 3 लेयर था। एक लेयर कौन सा था, फर्स्ट एल्वियोलाई के पास, एल्वियोलाई का जो लाइनिंग है वो किससे बनते हैं, ये ऑलरेडी हो गया था। एल्वियोलाई का लाइनिंग किससे बनते हैं, स्क्वामस एपिथेलियम से बनते हैं। तो एक होगा स्क्वामस एपिथेलियम, दूसरा बेसमेंट बोलो सब्सटेंस, बोलो तो बेसमेंट सब्सटेंस पे कोई सेल है कि नहीं है, कोई सेल नहीं है, नॉन सेलुलर है, याद रखना है, ये नॉन सेलुलर लेयर है, नॉन सेलुलर लेयर। स्क्वामस एपिथेलियम कौन सा टिश्यू से बनते हैं, एपिथेलियल टिश्यू से बनते हैं। दूसरा एल्वियोलाई और ब्लड वेसल दोनों के बीच में जो स्पेस है उस रीजन को कहते हैं बेसमेंट सब्सटेंस, वो नॉन सेलुलर है। और 3 नंबर जो लेयर है वो कौन सा है, एंडोथेलियम। और एंडोथेलियम किसका है, ऑफ ब्लड वेसल। मैंने क्या कहा था, ब्लड वेसल का कौन सा ब्लड वेसल होगा, ये वेन होगा कि आर्टरी होगा कि कैपिलरी होगा, क्या होगा, कैपिलरी होगा, क्योंकि कैपिलरी का लाइनिंग सबसे ज्यादा थीन होते हैं, सबसे ज्यादा पतला होते हैं। क्यों, क्योंकि वेन और आर्टरी देखेंगे तो उसके लाइनिंग में बहुत सारे लेयर दिखाई देगा, लेकिन कैपिलरी देखेंगे तो उसके लाइनिंग में एक ही लाइनिंग मिलता है, और वो भी किसी टिश्यू से बनते हैं, और उसको कहा जाता है एंडोथेलियम। तो यहाँ से डिफ्यूजन होने के लिए ज्यादा मौका मिल जाता है, आसानी से यहाँ पे डिफ्यूजन होते हैं। इसको डिफ्यूजन लेयर भी कहा जाता है, डिफ्यूजन लेयर भी कहा जाता है। चलो नेक्स्ट, जहां पे हम लोग थे गैसियस एक्सचेंज में हम थे, है ना, गैस एक्सचेंज। देखो मैंने क्या बोला था, गैस एक्सचेंज जो होता है वो गैस एक्सचेंज आंसर सही आ गया, सिंपल डिफ्यूजन से होते हैं, याद रखना है, सिंपल डिफ्यूजन से होते हैं। और ये सिंपल डिफ्यूजन किस किस चीज में बेस करते हैं, ये बेस्ड ऑन किसके ऊपर बेस करते हैं, ग्रेडियंट के ऊपर बेस करते हैं, ठीक है, बेस्ड ग्रेडियंट। कैसा ग्रेडियंट बताओ, 2 टाइप का ग्रेडियंट के ऊपर डिपेंड करते हैं। ग्रेडियंट मतलब डिफरेंसेस, किस चीज का डिफरेंस गैस को एक जगह से और एक जगह लेके जाने में हेल्प करता है। एक था कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट, है ना, एक था कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट, और दूसरा था, बोलो जल्दी, पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट। ओके, पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट। बोलो यहाँ पे क्या होगा, हाई टू लो, ओके, ये भी क्या होगा, हाई टू लो, ओके। जहां हाई कंसेंट्रेशन है ऑक्सीजन का, वहां से लो कंसेंट्रेटेड ऑक्सीजन का जो रीजन में लो कंसेंट्रेशन है उस तरफ देखेंगे। जहां पे पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज्यादा है वहां से इसके कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी सेम चीज है। कार्बन डाइऑक्साइड जहां पे हाई कार्बन डाइऑक्साइड से लो में जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, और एक चीज के ऊपर भी डिपेंड करते हैं, और वो क्या है, वो है सॉल्युबिलिटी।
सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, ठीक है, गैस का सॉल्युबिलिटी के ऊपर भी डिपेंड करते हैं, कैसे जाएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड इज 20 to 5 टाइम मोर सॉल्युबल देन किसे, ऑक्सीजन से, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड 20 to 25 टाइम ज्यादा सॉल्युबल होते हैं ब्लड में देन द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का सॉल्युबिलिटी जितना है उससे 20 to 25 गुना ज्यादा होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का, ये भी याद रखना है हमें। चलो नेक्स्ट, पार्शियल प्रेशर के बारे में हमें समझना है कि कहाँ पे पार्शियल प्रेशर कितना होता है, कौन सा गैस का पार्शियल प्रेशर कहाँ पे ज्यादा कहाँ पे कम। हो गया, हम यहाँ पे एल का प्रेशर देखो, इसको याद रखने का तरीका भी बता देंगे। देखो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 5 ऑक्साइड को PO2 एंड PCO2 ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। तो कहाँ पे पार्शियल प्रेशर कितना वो हमें याद रखना है, तो उसके लिए हमें एनसीईआरटी में एक बॉक्स दिया है, उस बॉक्स में हमें उस बॉक्स को हमें पूरा याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन इस बॉक्स से भी पूछा जा सकता है, नहीं तो इस बॉक्स के अंदर जो है वो अगर समझ में नहीं आएगा तो गैस कहां से कहां क्यों जा रहे हैं वो भी समझ में आएगा नहीं। पहले हम यहां पे लिखेंगे गैस, कौन सा गैस है, दो टाइप का है, एक है ऑक्सीजन और एक है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। चलो 1 2 3 4 5, फर्स्ट हमें पता लगाना है कि एटमॉस्फेयर में ये सब गैस का पार्शियल प्रेशर कितना, हमें पता लगाना क्या होता है, एल्वियोलाई, देन है डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड में, देन ऑक्सीजनेटेड ब्लड में और कहा, टिश्यू में होगा, तुम्हें चलता है वो अभी सिखाएंगे, तो कैसे याद रखना है। देखो इस ट्रिक से याद रखना है, एल्वियोलाई डॉट, ओके, एल्वियोलाई डॉट, ये मैंने सीधा रहा है, ठीक है, लेकिन फिर भी याद रखो, झाड़े तो क्या हुआ, एल्वियोलाई डॉट, इसे याद रखना है। एल्वियोलाई पहले देखो, गैस के बाद एटमॉस्फेयर में कितना पार्शियल प्रेशर है वो तो तुम्हें याद रखना ही पड़ेगा। इसके बाद जो सीक्वेंस है ये भूल जाते हैं हम लोग कि इसके बाद एल्वियोलाई है कि उसके बाद टिश्यू है कि क्या है। एल्वियोलाई डॉट मतलब डी मतलब है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ओ मतलब है ऑक्सीजनेटेड ब्लड और टी मतलब है टिश्यू, ठीक है, एल्वियोलाई डॉट हो गया। पहले हमने सीक्वेंस लिख लिया, उसके बाद लिखना है हमें 40 एंड डाउन एरो। 40 डाउन एरो का मतलब क्या है, 40 इज ए नंबर जो पार्शियल प्रेशर को कहा जाता है, 40 पार्शियल प्रेशर का एक नंबर है, और वो डाउन एरो मतलब 40 जहां पे बैठेगा उस जगह में 40 इज द लोअर वैल्यू, ठीक है, 40 इज लोअर वैल्यू, याद रखना है इसको, लोअर वैल्यू, ओके। क्या है अभी समझ में आ जाएगा। देखो पहले देखो, एक स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर में एक स्टैंडर्ड पार्शियल प्रेशर होता है, पार्शियल प्रेशर पीपी मतलब पार्शियल प्रेशर, वो कितना है 760, और पार्शियल प्रेशर का जो यूनिट है वो क्या है mmHg, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर में जो स्टैंडर्ड पार्शियल प्रेशर है वो कितना है 760, सबको लेके एक साथ, लेकिन वहां से हमें किसको निकालना है, एक बार ऑक्सीजन को निकालना है और कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना है। बोलता है ऑर्बिटल हम लोग मोमेंटम बता दें कितना परसेंटेज में रहता है, 21 पॉइंट समथिंग, तो 21 पॉइंट समथिंग लेने का कोई जरूरत है, 1 ले लो। ये परसेंटेज किसके अंदर है, 760 के अंदर है, तो ये अगर कैलकुलेट करोगे तो इसके आसपास आएगा, फ्रैगमेंट से जो पॉइंट में जो आएगा वो हम छोड़ देंगे, 159 को हमें याद रखना है। तो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का टोटल स्टैंडर्ड जितना प्रेशर है बाकी सब गैस को लेके वो कितना है 760, उसके अंदर मैंने पार्शियल प्रेशर का मतलब भी मैंने बोला था कि टोटल एयर में जितना सारे गैसेस है उसका प्रेशर के अंदर से एक पर्टिकुलर गैस का अगर निकालोगे कोई प्रेशर तो पर्टिकुलर उस गैस का पार्शियल प्रेशर निकलेगा। तो यहाँ पे टोटल गैस का अगर कहे स्टैंडर्ड वो है 760,
ऑक्सीजन का कितना आएगा एटमॉस्फेयर में 159, याद रखना इसको 159। कार्बन डाइऑक्साइड देखे तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना आते हैं 0.03% आते हैं ना, इतना आते हैं 100 के अंदर कितना 760, तो इसका ना कैलकुलेशन करोगे तो 0.3 के आसपास आएगा, तो ये क्या होगा 0.3 होगा एटमॉस्फेरिक पार्शियल प्रेशर, एटमॉस्फेयर में पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, याद रहेगा। अब देखो एल्वियोलाई डॉट हो गया, इतना हो गया। अब 40 डाउन एरो, जहां पे 40 बैठेगा उस जगह में 40 इज द लोअर वैल्यू, तो 40 को कैसे बैठाना है सुनो ध्यान से। देखो ये जो लिखा है हमने एल्वियोलाई में जब हम शुरू करेंगे 40, देखो एल्वियोलाई में जब 40 शुरू करेंगे कहां रखेंगे उसको, नीचे में रखेंगे, ओके नीचे, मतलब एल्वियोलाई में कहां रखेंगे इसको, नीचे रखेंगे। देन एक जिगजैग लाइन ड्रॉ कर देंगे, ये देखो ये देखो ये देखो, जिगजैग लाइन का जहां पे एरो रुकेगा उसी जगह में 40 जोड़ दो, उसी जगह में 40 जोड़ दो, याद रहेगा। पहले हमने सीक्वेंस याद करेंगे, एल्वियोलाई डॉट, एल्वियोलाई डॉट मतलब पहले गैस एंड एटमॉस्फेयर को छोड़ के उसके बाद हमें लिखना है एल्वियोलाई, उसके बाद डॉट मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब क्या होता है जो ब्लड के में कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, ठीक है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब क्या होते हैं जो ब्लड में सिर्फ ऑक्सीजन और ऑक्सीजन होते हैं, उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। डी मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ओ मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड टी मतलब है टिश्यू। उसके बाद 40 डाउन एरो मतलब एल्वियोलाई में जब 40 लिखेंगे कहां लिखेंगे, नीचे में लिखेंगे। और एक बात मैंने कहा है 40 जहां पे होगा 40 इज द लोअर वैल्यू, मतलब इस बॉक्स में अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एल्वियोली 40 है, यहां पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 40 से ज्यादा होगा कि 40 से कम होगा, कॉमन सेंस से बताओ। 40 से ज्यादा होगा, क्यों, क्योंकि 40 इज द लोअर वैल्यू, तो इसमें क्या बैठेंगे, देखो उससे पहले ये दोनों छोड़ दो, ये दोनों छोड़ दो, नंबर थोड़ा सा क्रिटिकल है, ये दोनों में बैठेगा 45 45 45 45। अब बस हमें ये दोनों को लिखना है, एक में बैठेगा 105, एक में बैठेगा 95, एक बार चेक, लेट मी चेक, ठीक है 104, सॉरी 104, 105 नहीं 104, 104। जैसे मैंने स्टेप बाय स्टेप लिखा वैसे घर में 10 बार ना देख के प्रैक्टिस करोगे, ये पूरा जो बॉक्स है वो लर्न हो जाएगा, क्योंकि ये बॉक्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से कहीं से भी उठा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। व्हाट इज द ऑक्सीजन, अब देखो बोलो तो देख के बताओ, मतलब ना देख के बताओ। इन द एटमोस्फियर व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 0.3, ठीक है। अच्छा ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर इन एटमोस्फियर 159। अब देखो एल्वियोलाई डॉट, ठीक है, तो इसमें ऊपर कौन है ऑक्सीजन है और नीचे कौन है कार्बन डाइऑक्साइड है। एल्वियोलाई में कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कितना होगा, ना देख के बताओ। एल्वियोलाई में कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कितना होगा 40। अब बोलो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना होगा 40। अब बोलो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कितना होगा 40, और टिश्यू में कहां पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 40 होगा, आंसर ही बोल दिया, टिश्यू में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होगा 40, है ना। बाकी यहाँ पे जो खाली रहेगा 45 45 और दो खाली रहेगा 104 और 95, याद रहेगा कि नहीं रहेगा। अभी जब हम यहाँ पे गैस एक्सचेंज को पढ़ेंगे तब तुम लोग ही आंसर देना मुझे यहाँ पे कहाँ पे क्या मतलब बैठाना है, ओके ये बॉक्स। चलो नेक्स्ट देखो नेक्स्ट चलो एक्सचेंज ऑफ गैस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ध्यान से सुनोगे। देखो सोचो ये है एल्वियोलाई, ये है एल्वियोलाई। इस एल्वियोलाई के पास क्या होता है, बहुत सारे ब्लड वेसल होते हैं ना, वास्क्यूलर एल्वियोलाई है, मतलब लंग जो है वो वास्क्यूलर सैक है, तो कैपिलरी होते हैं इसके पास। ये कैपिलरी आके कहां एंट्री करता है, यहां पे है हमारा हार्ट, हार्ट के एट्रियम, ठीक है, और नीचे यहां पे कौन है टिश्यू, कौन है यहाँ टिश्यू है, बहुत सारे टिश्यू है, बहुत सारे टिश्यू है।
टिश्यू ऑलवेज रोता रहता है क्योंकि इसको बहुत सारा ऑक्सीजन का जरूरत होता है। ठीक है, चलो पहले हम लिख लेते हैं। अच्छा, पूरा डायग्राम पहले कंप्लीट करते हैं। यहां कैपिलरी का वेन को दिखाते हैं इस कलर से। एक मिनट, चलो डायग्राम हमारा कंप्लीट। देखो पहले नाम लिखे, ये क्या है, एल्वियोलाई है। ये है एल्वियोलाई, कहाँ पे है, लंग के अंदर है। ये जो रीजन दिखाई दे रहा है ये है कैपिलरी। कैपिलरी मतलब ही होता है जहां आर्टरी और जो वेन है वो एक साथ यहाँ पे रहते हैं। ये जो आर्टरी है, रेड कलर का जितना भी दिख रहा है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगा, और ब्लू कलर का जितना दिख रहा है वो सब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगा। इसका ये जो ट्यूब है इसका नाम है पल्मोनरी वेन। नॉर्मल बॉडी में कोई भी सिस्टेमिक मतलब बॉडी के अंदर जितना भी वेन है वो कैरी करते हैं किसको, लास्ट क्लास में बताया था, कार्बन डाइऑक्साइड। और जितनी सिस्टेमिक आर्टरी है वो सारे आर्टरी क्या कैरी करते हैं, को कैरी करते हैं। अब यहाँ पे पल्मोनरी क्या कैरी करेगा, ऑक्सीजन को, उतना उसका वैल्यू होता है, पहले ना बताएंगे। इसके बाद ये होता है लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट ऑरिकल, ये होता है लेफ्ट वेंट्रिकल, ये होता है राइट ऑरिकल, ये होता है राइट वेंट्रिकल। ठीक है, राइट लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड वेसल यहाँ पे बाहर निकल के आया इसका नाम है सिस्टेमिक आर्टरी। ओके, सिस्टेमिक आर्टरी ऑलवेज क्या कैरी करेगा, ऑक्सीजन। पल्मोनरी वेन, नाम से ये वेन है बट ये एक्सेप्शन है, ये ऑक्सीजन को कैरी करते हैं। ठीक है, पल्मोनरी मतलब क्या होता है, पल्मोनरी मतलब होता है जो लंग से जुड़ा है उसको पल्मोनरी कहा जाता है। ये डायरेक्टली लंग से आ रहा है इसीलिए इसका नाम है पल्मोनरी वेन, मतलब लंग के साथ जुड़ा है इसीलिए इसका नाम है पल्मोनरी वेन। वेन होने के बाद भी ये एक्सेप्शन है, नॉर्मली वेन हमारे कार्बन डाइऑक्साइड लेके जाते हैं, सिर्फ पल्मोनरी जो वेन है वो ऑक्सीजन को लेके जाएगा, ये एक्सेप्शन है। यहाँ सिस्टेमिक आर्टरी मतलब ये आर्टरी क्या करेगा, हार्ट के जो वेंट्रिकल रीजन है, लेफ्ट वेंट्रिकल, उस रीजन से बाहर निकल के ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे बॉडी का हर टिश्यू में पहुंचाएगा, पूरे बॉडी में हर टिश्यू को पहुंचाएगा। ये कौन है, ये है टिश्यू। ठीक है, ये कौन है, ये है टिश्यू में पहुंचाएगा ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड। टिश्यू जब भी यहाँ पे टिश्यू कार्बन ऑक्सीजन इसको मिल जाते हैं, टिश्यू को जब भी ऑक्सीजन मिल जाते हैं, टिश्यू क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करना शुरू कर देते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि इस टिश्यू के अंदर रेस्पिरेशन आएंगे इसको। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जब निकला, ये कार्बन डाइऑक्साइड आएगा किसे, यहाँ पे और एक ब्लड वेसल दिखाई दे रहा है, इसका नाम है सिस्टेमिक वेन। सिस्टेमिक वेन क्या लेके जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड लेके जाएगा। कहाँ पहुंचेगा, राइट एट्रिकल में पहुंचेगा। राइट एट्रिकल से वो कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में जाएगा। राइट वेंट्रिकल से ये कार्बन डाइऑक्साइड लेके जो ब्लड वेसल से जाते हैं इसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी। फिर से और एक क्या आ गया, एक्सेप्शन आ गया। आर्टरी नॉर्मली ऑक्सीजन लेके जाते हैं लेकिन पल्मोनरी जो आर्टरी है वो क्या लेके जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड को लेके जाएगा। और सुनो, यहाँ पे याद करके मुझे बताना कहाँ पे पार्शियल प्रेशर कितना है, और यहाँ से तुम्हें समझ में आ जाएगा क्यों यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन इधर से इधर, उधर से इधर कहाँ पे क्या जा रहा है। अब ये एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई के बाहर क्या है, एटमॉस्फेयर है ना। बोलो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना है और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कितना है, बताओ याद करके। ऑक्सीजन के बताओ एटमॉस्फेयर में 159 mm
Hg, और कार्बन डाइऑक्साइड का कितना बोला 0.3 mmHg, कहाँ एटमोस्फियर में। अब एल्वियोलाई में मैंने क्या बोला, यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है, जल्दी बताओ कितना है पार्शियल प्रेशर एल्वियोलाई में, आंसर नहीं आ रहा है, बोलो जल्दी। ऊपर ऑक्सीजन था, नीचे कितना होगा 104 mmHg, और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना है बोलो 40। याद है कि नहीं, एल्वियोलाई में शुरू होते हैं और वहां हम 40 को कहाँ रखते हैं, नीचे रखते हैं, तो नीचे देखो याद होगा, ठीक है। अब बोलो, अब देखो एटमोस्फेयर में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है 150, पहले ऑक्सीजन देखो, और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एल्वियोलाई है 104, कहाँ पे एटमोस्फेयर में ज्यादा है कि एल्वियोलाई के अंदर ज्यादा है, कहाँ पे ज्यादा है, एटमोस्फेयर में ज्यादा है, एटमोस्फेयर के कंपैरिजन में क्या है कम है, तो कहां से कहां ऑक्सीजन जाना चाहिए, एटमोस्फेयर से एल्वियोलाई या एल्वियोलाई से एटमोस्फेयर, एटमोस्फेयर से एल्वियोलाई। तो देखो पार्शियल प्रेशर की वजह से बाहर से ऑक्सीजन एल्वियोलाई का आया, जब हम सांस लेते बाहर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है ज्यादा और हमारे एल्वियोलाई में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम है, इसीलिए जब हम सांस लेते कौन आ जाते हैं, ऑक्सीजन अंदर घुस जाता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से ये होता है। अब देखो ये हो गया पल्मोनरी वेन, तो यहाँ पे है कैपिलरी, तो कैपिलरी के ये अगर ब्लड वेसल देखें तो इस ब्लड वेसल में पहले समझ लो, अभी सुन लो ये कि ये जो पल्मोनरी वेन है, ये पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं, ओके, मतलब ऑक्सीजन ज्यादा होगा इसमें, और ऑक्सीजन में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना था बताओ मुझे, इसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना था 95, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन इन द ऑक्सीजनेटेड ब्लड 95 mmHg। अब यहाँ पे देखो एल्वियोलाई में कितना है, एल्वियोलाई में कितना है 104, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना है 95, तो कहां से कहां जाना है, एल्वियोलाई से ब्लड वेसल में आना है कि ब्लड वेसल से एल्वियोलाई में जाना है, एल्वियोलाई से ब्लड वेसल में आना है। देखो क्या होगा, ये ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन कहाँ आ जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में आना, समझ में आया इतना। सेम जब यहाँ पल्मोनरी जो वेन है वो इस ऑक्सीजन को कैरी करके लेके जाएगा तो कहाँ लेके जाएगा, लेफ्ट जो ऑरिकल है उस ऑरिकल में लेके जाएगा, लेफ्ट ऑरिकल से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से ये कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा, देन यहाँ जाएगा, देन यहाँ से जब जाएगा तो बीच में इसको क्या मिलेगा, टिश्यू मिलेगा। अब मुझे बताओ इस टिश्यू में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना लिखा था हम लोगों ने, कितना लिखा था पार्शियल प्रेशर टिश्यू में ऑक्सीजन, बोलो कितना है 40 है, फिर से 40 है, तो यहाँ है 40 mmHg, ठीक है mmHg। अब बोलो पूरे ऑक्सीजनेटेड ब्लड में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है 95 mmHg, है कि नहीं। तो बताओ ऑक्सीजनेटेड ब्लड में पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज्यादा है और टिश्यू में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या है, कम है, ऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजन बाकी आएगा कि नहीं आएगा, आसानी से आएगा क्योंकि प्रेशर यहाँ पे ज्यादा और यहाँ पे ऑप्शन। अब टिश्यू में आ जाते हैं, यहाँ जब टिश्यू को ऑक्सीजन मिल जाते हैं, टिश्यू क्या करते हैं, इस ऑक्सीजन का हेल्प से इसके अंदर जो एक्चुअली ग्लूकोज है हाईली रिड्यूस्ड एक कंपाउंड C6H12O6 क्या करते हैं, इसको फुल्ली ब्रेक डाउन कर लेते हैं, फुल्ली ब्रेक डाउन करते हैं। तो फुल्ली ब्रेक डाउन के बाद यहाँ से क्या बनते हैं, ढेर सारा ATP बनते हैं, उसके साथ यहाँ पे कार्बन H2O बनते हैं और क्या बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं टिश्यू के लिए या सेल के लिए बहुत एक वेस्ट मटेरियल, तो इस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना है। तो हम एक बार देख लेंगे यहाँ पे टिश्यू के पास, टिश्यू में पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना था, बताओ देख के, टिश्यू में पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना था, देखो तो 45 था कि नहीं, 45 mmHg था कि नहीं था टिश्यू में। अब देखो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना था, देखो देख के बताओ, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन कहाँ पे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, एल्वियोलाई में इधर हो गया 40, तो वहां पे क्या होगा 45, याद है 45, देखो 45 mmHg।
यहाँ पे दोनों में सेम होते हैं, यहाँ पे टिश्यू और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों में सेम होते हैं पार्शियल प्रेशर, फिर भी कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे आ जाते हैं। उसका भी कुछ तरीका है, कुछ फैक्टर है जो इसमें लेके आते हैं, वो बताएंगे अभी जब एक्सचेंज ऑफ गैस, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैस बोलेंगे। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, ये कौन सा ब्लड है, ब्लड वेसल है, यहाँ पे क्या जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। क्यों डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा है इससे, ठीक है। इसका नाम क्या है, सिस्टमिक वेन है। नाउ यहां से वो कहां पे कैरी होगा, राइट ऑडिकल में कैरी होगा। राइट ऑडिकल से ये कहां जाएगा, राइट वेंट्रिकल में जाएगा। राइट वेंट्रिकल के बाद ये फिर से आएगा एक आर्टरी में जिसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी। यहां से ये कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा कहां पे, कैपिलरी में जाएगा। कैपिलरी में जाने के बाद देखो ये भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है कि नहीं, ब्लू जहां जहां है उसका मतलब है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, अभी मैंने क्या बोला, कितना बोला, 45 mmHg बोला है ना, 45 mmHg बोला। अब देखो तो एल्वियोलाई के अंदर कहा गया, एल्वियोलाई के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कितना है, 40 है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना है, 45 है, और इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कितना है, 40 है। तो कहाँ जाना है, हाई टू लो, हाई है यहाँ पे, यहाँ है लो, तो आसानी से यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे ट्रैवल कर सकता है, कितनी कर सकता है, कर सकता है। नाउ यहाँ पे जब आ गया एक बार एल्वियोलाई में, जब आ गया एल्वियोलाई का कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर है 40 और एटमॉस्फेयर में पार्शियल प्रेशर है 0.3। अब बोलो कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई से बाहर जाएगा कि बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई में आएगा, बाहर जाएगा, क्योंकि अंदर ज्यादा है एल्वियोलाई में और बाहर बहुत कम है। तो यहां से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगा। समझ में आया, ये है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैस। क्या हुआ इसमें, बाहर का कहां पे जो क्या बोलते हैं mmHg, मतलब पार्शियल प्रेशर कहां पे ज्यादा है वो देखना है, कहां पे कम है वो देखना है। जहां ज्यादा है वहां से बगल में जो रीजन है वहां अगर कम होता है तो वहां पे जाके ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। मेन जो गैसियस एक्सचेंज है, देखो तो कौन कौन जगह में हुआ। अगर क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि मेन पार्ट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैस ह्यूमन बीइंग का कहां होते हैं, आंसर लिखना है एल्वियोलाई। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसा आए कि कौन सा पार्ट में एक्सचेंज होता है, ये हो गया, ये स्लाइड हो गया। देखो अगर क्वेश्चन में ऐसे आते हैं कौन सा पार्ट में एक्सचेंज होते हैं, तो ये लिखना है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, मतलब ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड टेक प्लेस इन 2 रीजन, 2 रीजन में ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, 1 और 2। एक में क्या है, यहां देखो एल्वियोलाई एंड ब्लड वेसल, देखो तो एल्वियोलाई एंड ब्लड वेसल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखो ब्लड वेसल एंड एल्वियोलाई, यहाँ पे एक बार एक्सचेंज हुआ, यहां से ऑक्सीजन आ रहा है तो यहां से कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा है, हुआ, मतलब कैपिलरी लिख सकते हो, हम यहाँ पे लिख सकते हैं कैपिलरी और ब्लड वेसल लिख सकते हैं एंड एल्वियोलाई के साथ हो रहा है। दूसरा एक्सचेंज ऑफ गैस देखो तो यहाँ पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ब्लड वेसल से मतलब कैपिलरी से ऑक्सीजन टिश्यू में जा रहा है, तो टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड फिर से वापस कैपिलरी में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो इस जगह में भी गैसियस एक्सचेंज चलता है। तो यहां हम लिखेंगे टिश्यू के साथ एंड ब्लड वेसल, यहां पे भी मतलब कैपिलरी, यहां पे भी क्या चल रहा है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस चल रहा है। 2 जगह में एक्सचेंज ऑफ गैसेस चलता है, लेकिन अगर क्वेश्चन में आते मेन पार्ट कौन सा है, आंसर लिखना है एल्वियोलाई, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन आते कौन कौन सा रीजन में एक्सचेंज ऑफ गैस होते हैं, 2 रीजन में होते हैं, एक बार एल्वियोलाई के साथ कैपिलरी और एक बार टिश्यू के साथ कैपिलरी। क्योंकि एल्वियोलाई के साथ जब कैपिलरी चलता है तो एल्वियोलाई से ऑक्सीजन जो है वो कैपिलरी में घुसता है, कैपिलरी से फिर एल्वियोलाई में जाते हैं। और टिश्यू के साथ जब होते हैं, टिश्यू कैपिलरी से ऑक्सीजन लेते हैं, देन कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के बाद वो कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड वेसल में और कैपिलरी में फिर से छोड़ देते हैं। तो 2 जगह में एक्चुअली गैस जो एक्सचेंज है वो गैस एक्सचेंज हुआ। बोलो इतना समझ में आए, इतना समझ में आए। अब देखो यहां पे कहा गया, देखो ऑक्सीजन जब यहाँ पे, ये देखो ऑक्सीजन जब यहाँ पे घुस रहा है तो इसको हम इनहेलेशन कह सकते हैं, इनहेलेशन और इंस्पिरेशन कह सकते हैं, इंस्पिरेशन, ओके। और कार्बन डाइऑक्साइड जब बाहर जाते हैं इसको हम एक्सहेलेशन बोल सकते हैं और नहीं तो एक्सपीरेशन बोल सकते हैं, ठीक है। जब अंदर आते हैं तो इनहेलेशन, जब बाहर जाते हैं तो एक्सहेलेशन, ओके। चलो नेक्स्ट हमें समझना है
कि यहाँ जो कैपिलरी हमने देखा, इस कैपिलरी में क्यों ऑक्सीजन इसके अंदर आ गया, एंड ये जो टिश्यू है, इस टिश्यू से ही ऑक्सीजन, सॉरी टिश्यू के पास ब्लड वेसल से क्यों ऑक्सीजन आ गया और कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब मेन ट्रांसपोर्टेशन क्यों हुआ है, यहाँ पे एक्सचेंज क्यों हो रहा है, सिर्फ पार्शियल प्रेशर की वजह से हो रहा है कि दूसरा और कुछ चीजों के वजह से हो रहा है, तो वो हमें देखना है। चलो देखो, नेक्स्ट देखो, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। देखो गैसेस का ट्रांसपोर्ट बोलो तो ट्रांसपोर्ट के लिए मेन मीडियम कौन सा है, बोलो तो ब्लड है कि नहीं। मेन जो ट्रांसपोर्टेशन है वो किससे होते हैं, ब्लड से होते हैं। जब हम छोटे होते हैं, छोटे बच्चे का आंसर है कि हमारे बॉडी में ब्लड के साथ जो ब्लड सेल मतलब आरबीसी है, वो आरबीसी हमारे गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं, गैस का ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। क्योंकि मैंने बोला था एक हीमोग्लोबिन के सॉरी एक आरबीसी के पास हीमोग्लोबिन होता है, 4 हीमोग्लोबिन सॉरी 280 मिलियन ऑफ हीमोग्लोबिन होते हैं, और वो हर हीमोग्लोबिन के पास 4 हाथ होते हैं, और वो हीमोग्लोबिन क्या करते हैं, ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो मेनली अगर मीडियम कहेगा तो हम, लेकिन यहाँ मेनली जो लेके जाते हैं वो है आरबीसी, ठीक है। पहले सुनो, यहाँ पे ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट में जब हम छोटे बच्चे थे तब हमें बस सिखाया जाता है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बस आरबीसी से ही जाते हैं, सिर्फ आरबीसी से नहीं जाते हैं, ब्लड का जो प्लाज्मा पार्ट है उस ब्लड का प्लाज्मा पार्ट से भी जा सकता है। तो यहाँ कितना परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन किससे जाते हैं वो हमें याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन वहां से आते हैं। बोलो तो ऑक्सीजन ज्यादा डिसॉल्व होते हैं, सॉल्युबिलिटी पावर ऑक्सीजन का ज्यादा है कि कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड का। ऑक्सीजन से कितना गुना ज्यादा है, 25 टाइम ज्यादा गुना सॉल्युबल है कार्बन डाइऑक्साइड। तो प्लाज्मा में ऑक्सीजन ज्यादा डिसॉल्व होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा डिसॉल्व होगा, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा डिसॉल्व होगा। ऑक्सीजन इजीली प्लाज्मा में जा सकता है, नहीं जा सकता है, क्योंकि उसका सॉल्युबिलिटी उतना ज्यादा नहीं है प्लाज्मा में, इसीलिए ऑक्सीजन का 97% ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रांसपोर्टेड बाय आरबीसी, ठीक है। रेड ब्लड सेल से कितना परसेंटेज जाते हैं ऑक्सीजन, 97%। बाकी कितना रहा, 3% ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड का जो प्लाज्मा है उस प्लाज्मा से। प्लाज्मा मतलब जो वाटर कहते हैं। ब्लड को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक तरफ होते हैं कॉर्पसल्स मतलब सेल्स, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स, और एक तरफ होते हैं प्लाज्मा, ठीक है। प्लाज्मा होते हैं 55% और ब्लड में सेल होते हैं 45%। उसमें प्लाज्मा में प्रोटीन होता है 92 to 95%, वाटर होता है, प्लस बहुत सारे आयन होता है, बहुत सारे सॉल्ट होते हैं, मिनरल्स होते हैं। तो ये जो प्लाज्मा है, इस प्लाज्मा के थ्रू 3% ऑक्सीजन जो है वो ट्रैवल करता है। सिर्फ आरबीसी से करता है नहीं, आरबीसी हमारा हेल्प करते हैं, लेकिन सिर्फ आरबीसी से नहीं होता है। कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेशन देखे तो हमें याद रखना है, इसमें ज्यादा से ज्यादा मतलब इसका तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, इसलिए सॉल्युबल मतलब प्लाज्मा से वो ज्यादा जाते हैं। तो 20 से 25% जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रांसपोर्टेड बाय किसे, आरबीसी से। ओके, आरबीसी से बस कितना परसेंटेज कार्बन डाइऑक्साइड जा सकता है, 20 to 25%। ये नंबर याद रखना जरूरी है, नंबर से क्वेश्चन आते हैं। बाकी 70% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड बाय प्लाज्मा। देखो कितना परसेंटेज ऑफ, सही लिखा, नहीं फर्स्टली नहीं है, प्लाज्मा नहीं, 70% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है एज बाइकार्बोनेट। क्या है अभी समझाएंगे, एज बाइकार्बोनेट फॉर्म, ठीक है, अभी समझाएंगे। बाइकार्बोनेट फॉर्म से 70% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो जाते हैं। 7%, देखो यहाँ पे 3% था, यहाँ 7% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड बाय प्लाज्मा। प्लाज्मा से कितना परसेंटेज जाते हैं, 7% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मूव कर पाते हैं। ये जो पूरा मैंने जितना लिखा है यहाँ पे सारे डिटेल याद रखो, क्योंकि क्वेश्चन इसके अंदर से भी पूछा जा सकता है,
प्लस जो ट्रांसपोर्टेशन गैस का है वहां तुम्हें समझने के लिए ये याद रखना पड़ेगा। 97% ऑक्सीजन जाएगा आरबीसी से, 3% ऑक्सीजन जाएगा ब्लड के प्लाज्मा से, कार्बन डाइऑक्साइड 20 to 25% जाएगा आरबीसी के अंदर से, और 70% जाएगा बाइकार्बोनेट फॉर्म में, और 7% जाएगा प्लाज्मा के थ्रू। ठीक है, अब सुनो, चलो आगे। अब देखो आरबीसी के अंदर से जब ये ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड कुछ भी जाते हैं तो कैसे जाते हैं, सुनो। देखो एक आरबीसी इज इक्वल टू 280 मिलियन ऑफ हीमोग्लोबिन, है ना, हीमोग्लोबिन। तो ये हीमोग्लोबिन खुद क्या है, खुद है एक टाइप का प्रोटीन, और ये खुद है एक टाइप का पिगमेंट। ओके, खुद है एक टाइप का पिगमेंट। ओके, हीमोग्लोबिन इज द ब्लड पिगमेंट। ओके, हीमोग्लोबिन ब्लड का मेन पिगमेंट होते हैं, और ये कैसा कलर का होते हैं, रेड कलर का, इसलिए जो हमारे ब्लड है वो रेड कलर का होते हैं। यहाँ पे अगर एक हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर देखो तो थोड़ा सा पता है, प्रोटीन जो है, प्रोटीन को हम बहुत सारे टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। कुछ होते हैं लिनियर प्रोटीन, उसमें एमिनो एसिड एक के बाद एक जुड़ के बन जाते हैं बस। दूसरा होते हैं प्राइमरी प्रोटीन, प्राइमरी प्रोटीन थोड़ा सा ऐसे कॉइलिंग होते हैं। सेकेंडरी प्रोटीन, प्राइमरी प्रोटीन भी और भी ज्यादा कॉइलिंग करके कुछ बॉन्ड बना के सेकेंडरी प्रोटीन बनते हैं, और उसका और भी कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होते हैं टर्शियरी प्रोटीन, उससे भी और भी कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होते हैं क्वाटरनरी प्रोटीन। तो ये हीमोग्लोबिन जो है ये होते हैं टाइप ऑफ क्वाटरनरी प्रोटीन। 11 हीमोग्लोबिन क्वेश्चन यहाँ से आते हैं कि हीमोग्लोबिन जो है कैसे टाइप का प्रोटीन है, क्वाटरनरी प्रोटीन है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है इसका स्ट्रक्चर। इस बोर्ड में हम डायग्राम पूरा बिल्कुल कभी नहीं बना सकते, उसको 2D में तुम समझ ही नहीं पाओगे। हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर 3D के बिना तुम समझ ही नहीं पाओगे। एग्जैक्ट अगर डायग्राम बनाने जाए तो ये पूरा बोर्ड भी कम पड़ जाएगा। तो बस हमें याद रखना है हीमोग्लोबिन जो है, ये हीमोग्लोबिन बनते हैं दो चीज से। ठीक है, हीमोग्लोबिन दो चीज से, एक होता है इसमें ग्लोबिन प्रोटीन, ठीक है, ग्लोबिन प्रोटीन, और एक होता है बीटा एंड अल्फा चेन। ठीक है, बीटा एंड अल्फा चेन। कितना बीटा चेन होते हैं, 2, और अल्फा चेन कितना होते हैं, 2, 2 करके अल्फा और बीटा चेन होते हैं। तो ये जो अभी दिखाई दे रहा है, दीज आर ग्लोबिन प्रोटीन, ये है ग्लोबिन प्रोटीन। हर एक ग्लोबिन प्रोटीन के बीच में फेरस आयन होते हैं, Fe2, Fe+2 फेरस ना, Fe+2, ठीक है, फेरस आयन होते हैं, और ये फेरस आयन की वजह से इसका कलर क्या बन जाते हैं, रेड कलर का बन जाते हैं। इस यहाँ पे ये जो फेरस आयन है बीच में ग्लोबिन प्रोटीन के पास, इसके बन जाते हैं। और यहाँ जो हीमोग्लोबिन के साथ चेन बना है, जो यहाँ पे चेन बना है, ये देखो 2 होगा यहाँ पे क्या, अल्फा चेन, और 2 होगा क्या, बीटा चेन। ये आपस में जुड़ा रहते हैं बहुत सारे बॉन्ड से, प्रोटीन का चैप्टर में पढ़ोगे। सोचो ये है अल्फा चेन, ये भी अल्फा चेन, ये बीटा चेन, ये बीटा चेन, ये होते हैं एक कंप्लीट हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में 2 चीजें, एक है ग्लोबिन प्रोटीन, दूसरा है अल्फा एंड बीटा चेन। अल्फा होता है 2, ठीक है। अब यहाँ पे कितना, इसी को मैंने हाथ बोला था ना कि हीमोग्लोबिन का 4 हाथ होते हैं। एक्चुअली ये हाथ नहीं, कुछ हाथ पा कुछ नहीं होता है, ये अल्फा एंड बीटा चेन के बारे में बोला था मैंने। और यहाँ से ये चारों जगह से क्या पकड़ सकता है, ऑक्सीजन, नहीं तो कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ सकता है। तो यहाँ 2 प्रकार का तुम्हें हीमोग्लोबिन दिखाई देगा, 2 टाइप का तुम्हें हीमोग्लोबिन दिखाई देते हैं। कैसे टाइप का, एक होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, इसके बारे में पहले समझ लो। एक होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और दूसरा होता है कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। सुनो, देखो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का मतलब है जहां पे हीमोग्लोबिन का, चलो बेसिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखो जहां पे हीमोग्लोबिन के चारों हाथों में 4 ही जगह ऑक्सीजन होते हैं, इस हीमोग्लोबिन को कहा जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, लास्ट पेज। ऑक्सी हीमोग्लोबिन मतलब एक हीमोग्लोबिन जिसमें 4 हाथ में कितना होते हैं, 4 ही ऑक्सीजन होते हैं। कार्बामिनो हीमोग्लोबिन मतलब होता है हीमोग्लोबिन, इसके साथ बोलो तो कार्बामिनो हीमोग्लोबिन में कितना कार्बन डाइऑक्साइड होगा। अगर ऑक्सी हीमोग्लोबिन का मतलब एक हीमोग्लोबिन में 4 ऑक्सीजन है, तो कार्बामिनो हीमोग्लोबिन में एक हीमोग्लोबिन के साथ कितना कार्बन डाइऑक्साइड होगा, 4 ही होना चाहिए, लेकिन 4 नहीं होते। एक होता है कार्बन डाइऑक्साइड, बाकी होता है ऑक्सीजन। याद रखना है, इसको कार्बामिनो हीमोग्लोबिन बोला जाता है। ठीक है, और जब यहाँ पे देखो एक डायग्राम हमने बनाया था
ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस में कहा चला गया, ये देखो यहां से जो ऑक्सीजन जा रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे आरबीसी के पास जो हीमोग्लोबिन है वो हीमोग्लोबिन कैसा देखने में है, ऐसा देखने में है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलेंगे, समझ में आया। लेकिन जब भी ये ब्लू मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलेंगे, याद रखना है यहाँ पे विदाउट ऑक्सीजन नहीं होते हैं, एक हीमोग्लोबिन का चारों हाथों में चारों कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होते, यहाँ पे देखोगे तो इस हीमोग्लोबिन के साथ एक जगह में होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, बाकी हाथों में ऑक्सीजन ही प्रेजेंट होते हैं, समझ में आया। इसको ये जो ब्लड है, जो ब्लड में ऐसे हीमोग्लोबिन दिखाई देगा मतलब कार्बामिनो हीमोग्लोबिन दिखाई देगा, उस ब्लड को हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलेंगे, और जो ब्लड में ऐसे हीमोग्लोबिन चारों में ही चारों ऑक्सीजन है उसको बोलेंगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो ब्लड में रहता है उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहा जाता है, ठीक है। देखो ये समझ में आया कि नहीं आया बोलो, ठीक है। ऐसे दो टाइप का हमें हीमोग्लोबिन दिखाई देगा। चलो नेक्स्ट हम है वो ट्रांसपोर्टेशन को देखते हैं कि कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, देखो पहले क्या बोला मैंने, ये देखो एल्वियोलाई, ये तो डायग्राम हमने बनाया था तो और डायग्राम नहीं बनाएंगे, इसको छोड़ो। देखो सोचो ये एल्वियोलाई का पार्ट है और इसके पास ऐसे ही सिंगल सेल का लेयर है जिसका नाम है स्क्वामस एपिथेलियम, और यहां पे होते हैं क्या, ब्लड वेसल जो है एक्चुअली क्या, कैपिलरी। यहां भी होते हैं एक ही लाइन का लेयर जिसका नाम है एंडोथेलियम। पार्शियल प्रेशर की वजह से यहां से क्या आ जाते हैं, ऑक्सीजन इस ब्लड वेसल में आ जाते हैं। तो इस ब्लड वेसल में क्या है, इस ब्लड वेसल में है आरबीसी। किसने इसको पकड़ा, ये जो ऑक्सीजन आया किसके पास आएगा, तो ये हो जाते हैं आरबीसी, ठीक है, ये हो जाते हैं आरबीसी। ये आरबीसी के बहुत सारे हीमोग्लोबिन है, एक आरबीसी में 280 मिलियन ऑफ हीमोग्लोबिन है। तो ऐसे हर हीमोग्लोबिन यहाँ पे बैठे हैं, जितना ऑक्सीजन आएगा सब ऑक्सीजन को इसके चारों हाथों से ये क्या करेगा, पकड़ेगा, ठीक है, चारों हाथों से ऑक्सीजन को पकड़ेगा। ये देखो ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, सब में ऐसे ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन, ऐसे हर हाथ में 4-4 ऑक्सीजन बनाएगा, और ये हीमोग्लोबिन क्या हीमोग्लोबिन बन जाएगा, हीमोग्लोबिन बन जाएगा। अब ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, एक बार देखो ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहाँ जाना है, इसको ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहाँ पे बना है, यहाँ पे बना है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ब्लड में ये मिलता है उनका केमिस्ट्री में 40 नंबर होता है मिनिमम। हीमोग्लोबिन ने यहाँ से ऑक्सीजन को पकड़, उसका एक रीजन है पार्ट शुरू होता है, हो सकता है बायो में 300 है, फिजिक्स में मान लीजिए 140 है, केमिस्ट्री में मान लीजिए 140 है, टोटल 580 एमबीबीएस मिल जाता है यहाँ से, है ना। यहाँ पे वेस्ट बंगाल बता रहे, बिहार में नहीं मिलेगा, बिहार में कैसे चाहिए, वहाँ बच्चा दिन रात मेहनत करता है, वहाँ 2 ही ऑप्शन है, पढ़ाई नहीं तो ये। यहाँ में क्या होता है ना, थोड़ा कटअप कम ज्यादा है, कि यहाँ कॉलेज भी ज्यादा है, वहाँ कॉलेज कम नहीं है ना, तो ये होता है। अब तुम्हें बताना है, इसको भी चाहिए हमें इसके साथ साथ। ये जो हीमोग्लोबिन है, ये इसके पास जितना हीमोग्लोबिन है सब में 4-4 ऑक्सीजन है, मतलब ऑक्सी हीमोग्लोबिन है। ब्लड को हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड कह सकते हैं क्योंकि इसमें सिर्फ ऑक्सीजन है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पहुंचेगा, लेफ्ट ऑरिकल में पहुंचेगा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पहुंचेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंचेगा। लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद यहाँ पे ये जो बनते हैं इसको बोला जाता है एओर्टा, इसको कहा जाता है एओर्टा। ब्लड वेसल में चैप्टर में पढ़ोगे, एओर्टा का बहुत सारे टाइप्स होते हैं। उसका एक टाइप यहाँ से ऊपर चले जाते हैं, बॉडी का ऊपर की तरफ जो भी टिश्यू को ऑक्सीजन चाहिए उसको प्रोवाइड करते हैं, और यहाँ पे आर्च बनाते हैं। इस रीजन को कहा जाता है एओर्टिक आर्च। ये आर्च बना के इस एओर्टा का डिसेंडिंग एओर्टा बनाते हैं। असेंडिंग एओर्टा बॉडी के ऊपर की तरफ जाते हैं, डिसेंडिंग एओर्टा बॉडी के नीचे की तरफ आते हैं। बॉडी के मतलब हार्ट के नीचे की तरफ जितने सारे ऑर्गन है सब में ये प्रोवाइड करेगा क्या, ऑक्सीजन। तो यहां जाके जब ये टिश्यू के पास आएगा, बात यहां पे हमें पढ़ना है कि ऐसा यहाँ पे क्या हो गया जिसके वजह से ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है, ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन अपना ऑक्सीजन को छोड़ेगा टिश्यू को। ऐसा क्या होगा जो यहाँ पे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को छोड़ के इस टिश्यू में देगा, ठीक है। बात समझो, यहाँ पे ही लेते हैं, देखो
ठीक है, देखो सोचो ये है टिश्यू, ये है यहां पे टिश्यू, और ब्लड वेसल ने यहां पे क्या लेके आए हैं, यहां ब्लड वेसल ने क्या लेके आए हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन लेके आए हैं। ठीक है, ये है ब्लड वेसल। ठीक है, ब्लड वेसल के अंदर क्या है, आरबीसी है, तो एक ही आरबीसी को दिखा रहे हैं। ठीक है, सोचो ये है आरबीसी। ओके, अब सुनो, यहां जितना हीमोग्लोबिन था उस हीमोग्लोबिन के पास ऑक्सीजन है। ये हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का एफिनिटी बहुत ज्यादा होते हैं, एफिनिटी मतलब दोनों एक दूसरे को छोड़ता नहीं है उतना आसानी से। तो यहाँ इस टिश्यू को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ताकि ये हीमोग्लोबिन उसका एटलीस्ट एक ऑक्सीजन को इस टिश्यू को दे दे, क्योंकि इस टिश्यू में क्या चल रहा है, ग्लूकोज जलाने का जो प्रोसेस है, रेस्पिरेशन, वो चल रहा है। ये कैसे चलेगा, हम लोग एरोबिक ऑर्गेनिज्म है, एरोबिक ऑर्गेनिज्म, हमारे बॉडी में एरोबिक रेस्पिरेशन चलता है, तो हमें इसको जलाने के लिए किसका जरूरत है, ऑक्सीजन का जरूरत है। देन यहां से कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, देन ये बनेगा और ये एटीपी बनेगा। ठीक है, तो बोलो जब यहां से एक बार हीमोग्लोबिन आया उससे पहले एक राउंड हो चुका है कि नहीं हो चुका है, तो उस टाइम इसकी बॉडी में कुछ ना कुछ तो कार्बन डाइऑक्साइड होगा ना। सोचो एक सेकेंड में ये आया, तो इससे पहले सेकेंड में ऑब्वियसली इसके अंदर से कुछ ना कुछ हीमोग्लोबिन गया था। उस टाइम जितना यहाँ पे ऑक्सीजन उसको मिला था, पहला जो हीमोग्लोबिन है उसके पास से, उस ऑक्सीजन का हेल्प से इसने ये ग्लूकोज को जलाया और कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। तो मतलब इस टिश्यू के पास कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। ये टिश्यू क्या करेगा, इस कार्बन डाइऑक्साइड का 7% कार्बन डाइऑक्साइड इस प्लाज्मा में देगा। ठीक है, इस कार्बन डाइऑक्साइड का 20 to 25% आरबीसी में देगा, और ये कार्बन डाइऑक्साइड का कुछ परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, ध्यान से सुनो, इसको ध्यान से देखो। ये कार्बन डाइऑक्साइड पहले आरबीसी के अंदर जाएगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ इस आरबीसी के पास कुछ डिजोल्व H2O होते हैं, वाटर होते हैं, इस वाटर के साथ मिक्स होगा, और यहां पे एक एंजाइम होते हैं, जो एंजाइम इस आरबीसी के पास पहले से ही है, जिसका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कार्बोनिक एनहाइड्रेज, तो ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज के हेल्प से कार्बन डाइऑक्साइड और H2O दोनों यहां पे कॉम्बिनेशन करके एक केमिकल बनाएगा जिसका नाम है, इसको हटा देते हैं अभी, ठीक है, इसका नाम है H2CO3। ठीक है, ये होता है बाइकार्बोनेट। ठीक है, ये होता है बाइकार्बोनेट, और ये जो H2CO3 है, ये H2CO3 फिर से कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम के हेल्प से स्प्लिट होगा एंड बनाएगा H प्लस एंड HCO3 माइनस। ये देखो बाइकार्बोनेट। ठीक है, ऐसे बाइकार्बोनेट फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ट्रैवल करेगा थ्रू द ब्लड वेसल। कितना परसेंटेज बोला था मैंने बाइकार्बोनेट से, 70%। Z8, और ये होता है DX² माइनस Y²। 10% कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा में जाएगा, बाकी 20 to 25% इसके अंदर से जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो इसके अंदर जो हीमोग्लोबिन था, इस हीमोग्लोबिन के साथ इसका क्या रिलेशन है, इस हीमोग्लोबिन के साथ इस जो रिएक्शन बना, इस रिएक्शन का क्या मतलब है, याद रखना है, ये जो टोटल माइनस, इसको कहा जाता है बोहर इफेक्ट। ये टोटल रिएक्शन जो है इसको कहा जाता है बोहर इफेक्ट। इस टोटल रिएक्शन को क्या हुआ यहाँ पे, जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेके टिश्यू के पास आए, पहले से ही टिश्यू के पास जो कार्बन डाइऑक्साइड था, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड वेसल में भेजेगा, ब्लड वेसल में प्लाज्मा में 70% भेजेगा, बाकी आरबीसी के अंदर भेजेगा। आरबीसी के अंदर जितना कार्बन डाइऑक्साइड भेजता है, उस कार्बन डाइऑक्साइड आरबीसी के अंदर वाटर के साथ मिक्स होगा। कौन सा एंजाइम के हेल्प से, कार्बोनिक एनहाइड्रेज के। कार्बोनिक एनहाइड्रेज इसको किस में बदलेगा, H2CO3 में बदलेगा। फिर से इस आरबीसी के पास और भी कार्बोनिक एनहाइड्रेज है, इस कार्बोनिक एनहाइड्रेज के हेल्प से ये स्प्लिट हो जाएगा H प्लस एंड HCO3 माइनस। यहाँ पे ये जो देख रहे हो, दिस इज द बाइकार्बोनेट। लाई करेगा, ये YZ के बीच में लाई करेगा, ये ZS के बीच में। सुनो, ये जो टोटल रिएक्शन दिख रहा है, इसका नाम है बोहर इफेक्ट। अब इस हीमोग्लोबिन के साथ इस रिएक्शन का क्या रिलेशन है, यहाँ टिश्यू को क्या चाहिए बोलो तो, ऑक्सीजन चाहिए। कहां से चाहिए, इस हीमोग्लोबिन से चाहिए। एटलीस्ट कितना चाहिए, एक चाहिए, चारों नहीं चाहिए, एक हीमोग्लोबिन से एक ही ऑक्सीजन चाहिए। तो ये जो हीमोग्लोबिन है, ये हीमोग्लोबिन उतना आसानी से इस टिश्यू को देने वाला नहीं है। ठीक है,
उतना आसानी से ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को इस टिश्यू को प्रोवाइड नहीं करेगा। अब यहाँ पे जो फैक्टर्स चाहिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग द एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन आर, मतलब कौन कौन सा, यहां से क्वेश्चन आएगा, तुम्हारा क्वेश्चन यहां से आएगा, कौन कौन सा फैक्टर इस जगह में ब्लड वेसल के अंदर से हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन को छुड़ाने के लिए होते हैं, उसी को कहा जाता है फैक्टर्स अफेक्टिंग द एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का एफिनिटी में कौन कौन फैक्टर यहाँ पे उस एफिनिटी को तोड़ने के लिए दायी है। देखो, एक क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड कंसेंट्रेशन बढ़ जाना, कहां पे, आरबीसी के अंदर। आरबीसी के अंदर जब भी कार्बन डाइऑक्साइड कंसेंट्रेशन बढ़ जाते हैं तो हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का जो एफिनिटी है वो थोड़ा सा लूज हो जाते हैं। समझ में आया एक बात, एक है ये। सेकेंड में है, यहां पे H प्लस का कंसेंट्रेशन बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। H प्लस का कंसेंट्रेशन भी जब भी बढ़ेगा, हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन का जो एफिनिटी था वो हट जाएगा थोड़ा सा। हो गया सेकेंड बात। थर्ड है, इधर देखो, अगर यहाँ पे H प्लस का कंसेंट्रेशन बढ़ता है हीमोग्लोबिन के सॉरी आरबीसी में, तो बोलो तो इसका पीएच जो है वो पीएच कम होगा कि ज्यादा होगा। H प्लस का कंसेंट्रेशन जहां पे बढ़ते हैं उस जगह में पीएच कम हो जाते हैं कि ज्यादा हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। पीएच क्या होते हैं, पीएच क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो यहाँ पे पीएच भी कम हो जाएगा ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ H प्लस। पीएच डिक्रीज होने से भी हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का एफिनिटी जो था वो थोड़ा सा लूज हो जाते हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, हीमोग्लोबिन के साथ जो ऑक्सीजन का प्यार था वो धीरे धीरे करके क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, अब देखो बोलो तो पीएच जब कम होता है तो ये जगह का एसिडिटी बढ़ता है। एसिड होते हैं कि बेसिक होते हैं वो जगह जहां पीएच कम होता है, होता है, तो ये जगह क्या हो जाएगा, थोड़ा सा एसिडिक हो जाएगा। कहाँ, आरबीसी के अंदर। जब कंडीशन एसिडिक होता है तो भी हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन का जो एफिनिटी था वो थोड़ा सा लूज हो जाएगा। इतना बात समझ में आया। इसके साथ साथ यहाँ पे थोड़ा सा टेम्परेचर भी ग्रो कर जाते हैं, थोड़ा सा टेम्परेचर भी ग्रो कर जाते हैं। कितना फैक्टर है, 5 फैक्टर है, एकदम दिमाग में इसका इमेज बना के रख। ये 5 फैक्टर की वजह से हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन एफिनिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अरे क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। जब भी डिक्रीज होगा हीमोग्लोबिन के साथ, हीमोग्लोबिन का कितना बीबी है, यहाँ 4 वाइफ है, इसमें से एक वाइफ के साथ इसका क्या हो जाएगा, थोड़ा सा झगड़ा हो जाएगा। मतलब इतना सारा फैक्टर्स जो हुआ है आरबीसी का, तो यहां से एक ऑक्सीजन को ये हीमोग्लोबिन मजबूरी से एक ऑक्सीजन को छोड़ देगा, एक बीबी को छोड़ देगा, और ये ऑक्सीजन जो है ये टिश्यू को मिल जाएगा। टिश्यू क्या हो जाएगा, बहुत खुश, क्योंकि टिश्यू को तो यही चाहिए था, ऑक्सीजन चाहिए था। और ये टिश्यू ऑक्सीजन मिलने से क्या करेगा, टिश्यू फिर से ऑक्सीजन जब भी मिल जाएगा चलाएगा विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एटीपी। इसमें से फिर से क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना, फिर इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा, ये चला जाएगा एज किस फॉर्म में, डीऑक्सीजनेटेड। क्यों डीऑक्सीजनेटेड, क्यों होगा, क्योंकि जो हीमोग्लोबिन के पास ऐसे 4 ऑक्सीजन में से एक ऑक्सीजन उसने इस टिश्यू को दे दिया, उस जगह में ये टिश्यू पकड़ा देगा एक कार्बन डाइऑक्साइड। समझ में आया, फिर से बोलिए। जब भी यहां से हीमोग्लोबिन का एफिनिटी छूट गया, हीमोग्लोबिन ने एक ऑक्सीजन को इस टिश्यू को दे दिया, एक जगह खाली हो गया ना, एक हाथ खाली हो गया, टिश्यू क्या करेगा, उसमें जितना कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं बहुत ज्यादा वेस्ट मटेरियल है, इस कार्बन डाइऑक्साइड का एक कार्बन डाइऑक्साइड को हीमोग्लोबिन का खाली हाथों में पकड़ा देगा। अब बोलो ये हीमोग्लोबिन का नाम क्या बनेगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन की कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। इस हीमोग्लोबिन का नाम है ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन। जब एक हीमोग्लोबिन में 4 ऑक्सीजन है, जो हीमोग्लोबिन में 3 ऑक्सीजन और एक कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, उस हीमोग्लोबिन को क्या कहते हैं हम लोग, बोलो, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। ये बन जाएगा कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। और जो ब्लड वेसल में ये कार्बामिनो हीमोग्लोबिन ट्रैवल करते हैं, उस ब्लड वेसल में जो ब्लड जाता है उसको क्या बोलेंगे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलेंगे। देखो समझ में आया है कि नहीं आया है। अब देखो इसको यहाँ पे हमने जो समझा था, यहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया,
यहाँ जो हीमोग्लोबिन है, एक हीमोग्लोबिन, एक आरबीसी में 280 मिलियन ऑफ हीमोग्लोबिन है, हर हीमोग्लोबिन उसके 4-4 हाथों में ऑक्सीजन को पकड़ेगा। ठीक है, सुनो, यहां जब हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन पैचअप करते हैं ना, उतना जल्दी पैचअप नहीं करते, उसको हेल्डन इफेक्ट से समझाएंगे। यहां सोच लो, अभी आ गया, तो एक हीमोग्लोबिन का 4-4 ऑक्सीजन हो गया, एक हीमोग्लोबिन का 4-4 वाइफ है, और वो चारों वाइफ कौन है? ऑक्सीजन है। तो वो लेके कहाँ आएगा? अपने घर आएगा। कौन अपना घर? लेफ्ट एट्रियम है। लेफ्ट एट्रियम, दोनों चेंबर है उसके घर का, एक लेफ्ट एट्रियम है और एक है लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये दोनों पार्ट में घूमने के बाद इसको थोड़ा सा हनीमून में जाना है, मतलब पूरे बॉडी का हर टिश्यू के पास पास घूमना है। तो ये जाएगा हनीमून में। हनीमून में जब जाएगा तो यहाँ पे टिश्यू बैठे हैं बदमाश। क्यों? क्योंकि टिश्यू को इस हीमोग्लोबिन का एक ऑक्सीजन, एक बीबी का चाहिए। तो ये एक बीबी को पाने के लिए, हीमोग्लोबिन का 4 वाइफ के अंदर एक वाइफ को पाने के लिए इसको कुछ मेहनत करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये हीमोग्लोबिन ये चारों को जब शादी करके यहाँ पे लेके आया, तब एफिनिटी जो है दोनों के बीच में जो लव है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, ऐसे समझो। ठीक है, तो उसको तोड़ना बहुत मुश्किल है, उसके लिए कुछ फैक्टर करना पड़ेगा इस टिश्यू को, तब जगह उसका एक वाइफ को एटलीस्ट दे सकता है। तो एक ऑक्सीजन को कब देगा? इसके लिए कुछ फैक्टर्स जो हमने अभी अभी पढ़ा। ठीक है, जो हमने अभी अभी पढ़ा, कहाँ चला गया वो जो हमने अभी अभी पढ़ा? देखो कहाँ चला गया, ये देखो, यहाँ पे हमने पढ़ा जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा, H+ का कंसेंट्रेशन बढ़ेगा, pH कम होगा, एसिडिक हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। इसके वजह से ये जो टिश्यू है, ये टिश्यू हीमोग्लोबिन के एक ऑक्सीजन को पकड़ लेगा। देन एक ऑक्सीजन इस हीमोग्लोबिन से जब चला जाएगा, तब हम उस हीमोग्लोबिन को और ऑक्सी हीमोग्लोबिन नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि टिश्यू जब ऑक्सीजन को लेगा तो उस खाली प्लेस में एक कार्बन डाइऑक्साइड को दे देगा। तो जो हीमोग्लोबिन ऑक्सी हीमोग्लोबिन होके आया था, वो हीमोग्लोबिन क्या हीमोग्लोबिन बन गया? अब कार्बामिनो हीमोग्लोबिन बन गया। तो जो ब्लड वेसल से ऑक्सी हीमोग्लोबिन आया था, वो ब्लड वेसल में जो ब्लड था उसका नाम था ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अभी जो ब्लड में कार्बामिनो हीमोग्लोबिन जा रहा है, उस ब्लड का नाम क्या हो जाएगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यहां से कैपिलरी से यहां से जब जाएगा तो कौन सा ब्लड जाएगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा। ये जो वेन है इसका नाम क्या है? सिस्टमिक वेन है। हमारे बॉडी में ऐसे हर पार्ट में, हर ऑर्गन के साथ, हर सेल के आसपास से ऐसे सिस्टमिक वेन जुड़ा है, प्लस आर्टरी भी जुड़ा है। सिस्टमिक आर्टरी से ऑक्सीजन ऐसे टिश्यू के पास जाते हैं, टिश्यू ऐसे एक्सचेंज कर लेते हैं ब्लड वेसल के साथ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड सिस्टमिक वेन से फिर से कहाँ आ जाते हैं? क्या है इसमें? इस हीमोग्लोबिन के साथ है एक वेस्ट मटेरियल जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। इसको बॉडी से बाहर निकालना है, तो फिर से वो अपना घर आएगा राइट एट्रियम में और ऑर्टिकल में। फिर कहाँ आएगा? राइट वेंट्रिकल में आएगा। देन वो कहाँ जाएगा? पाल्मोनरी आर्टरी में जाएगा। एक्सेप्शन है, नाम में आर्टरी है, बट कार्बन डाइऑक्साइड को लेके जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को लेके जाने के बाद ये आएगा कैपिलरी में। देन यहाँ पे है एल्वियोलाई। एल्वियोलाई में पार्शियल प्रेशर हमने समझा। पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का ब्लड में और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ज्यादा है और एल्वियोलाई में कम है, इसीलिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से वो एल्वियोलाई में ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। समझ में आया? तो यहाँ पे जो हुआ ब्लड वेसल में जो रिएक्शन हुआ, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम के थ्रू H2CO3 बना। वही H2CO3 कार्बोनिक एनहाइड्रेज के थ्रू H+ एंड HCO3 में बदला, है ना? HCO3 में बदला। तो ब्लड वेसल के इस जगह से कार्बन डाइऑक्साइड कैसे फॉर्म में जा रहा है? H2CO3 फॉर्म में जा रहा है, प्लस H+ भी उसके साथ साथ है। ये जो रिएक्शन यहाँ पे हुआ उसका नाम है बोर इफेक्ट। इसका उल्टा और एक रिएक्शन यहाँ पे चलता है जो नेक्स्ट क्लास में यहाँ समझाएंगे, उसका नाम है हेल्डेन इफेक्ट। बोर इफेक्ट का बिल्कुल उल्टा है। ठीक है, बोलो इतना ट्रांसपोर्टेशन जो है वो समझ में आए हैं? पूरा क्लियर? हाँ